नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों फ़िलहाल हमने जस्ट अभी लक्ष्मण झूला क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम हैं लक्ष्मण झूला पे फ़िलहाल। और आज जो हमारा ब्लॉग है वो है ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक हाईवे की रियल कंडीशन बताना। 23 फरवरी का दिन है दोस्तों, और टाइम मैं बता देता हूँ आपको क्या है। फ़िलहाल 4:30 हो गए हैं और हम तपोवन चौकी पहुंचने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अभी कुछ दिनों पहले जोशीमठ में जो दिक्कतें आई थी उस वजह से कई मेरे भाइयों ने मुझसे मैसेज में भी पूछा कि क्या इस बार बद्रीनाथ हाईवे सुचारू रहेगा, यानी वो रनिंग में रहेगा नहीं रहेगा। तो अभी तक तो ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से सूचना आई नहीं है कि रनिंग में रहेगा या नहीं रहेगा, बल्कि 20 फरवरी को गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइंस भी आ गई है रजिस्ट्रेशन की, जिसमें बद्रीनाथ में 18,000, केदारनाथ जी में 15,000, गंगोत्री में 8,000 और यमुनोत्री में 5500 यात्री पर डे यात्रा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि 22 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री धाम जी ओपन हो जाएंगे, 25 अप्रैल को केदारनाथ जी ओपन हो जाएंगे और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ जी भी ओपन हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन दोस्तों शुरू हो गए हैं। हाईवे में बहुत बदलाव हो चुका है पिछले साल के मुकाबले। मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो बनाया था उससे भी ज़्यादा बदलाव अब हो चुका है। तो मैंने सोचा आपको एक रियल टाइम अपडेट दिया जाए हाईवे का, प्लस जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ जी तक क्या दिक्कत है, क्या अभी परेशानियां हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या हाईवे पे भी उस आपदा का कोई असर पड़ा है? कहीं ना कहीं एक आपदा ही है, तो वो भी देखेंगे कि हाईवे पे भी कोई इसका फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो फिलहाल निकल गए हैं और हमने तपोवन पुलिस चौकी भी क्रॉस कर दी है। आप लोग कहेंगे कि हम इतना मॉर्निंग में निकलते हैं, क्योंकि दोस्तों यात्रा करने का सही समय यही है। जिस हिसाब से हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश के बीच में हाईवे का काम चल रहा है, तो आपको अच्छा खासा जाम झेलने को मिलेगा यात्रा के टाइम पे। अगर आप 4 से 5 बजे के आसपास सुबह यात्रा शुरू करते हैं तो आपको पेट्रोल पंप और डीजल पंप बहुत कम खुले मिलेंगे, तो वो भी आप एक दिन पहले ही फुल करा के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप फुल नहीं भी कराते हैं तो आपको श्रीनगर में और देवप्रयाग में अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो शिवपुरी फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं। रोड कंडीशन की बात करूं तो फ्रेश नहीं है। फ्रेश मतलब कि क्योंकि 1 साल 1.5 साल पहले बन चुका था रोड ये, तो इतना फ्रेश मुझे नहीं लगा। पैच वर्क हो रखे हैं मगर स्मूथ है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा ख़राब है। ख़राब बिल्कुल नहीं है। हाँ, लैंडस्लाइड्स कहीं कहीं हो रखा है, और सुबह सुबह थोड़ा सा एक इशू ये भी रहता है, कहीं लेफ्ट साइड में ट्रक खड़ा होता है ना, मोड़ पर दिखता नहीं है। तो शिवपुरी तक तो रोड ठीक ठाक है फ़िलहाल हम कर रहे हैं दोस्तों शिवपुरी क्रॉस। तो लैंडस्लाइड की बात करूं तो कुछ खास नहीं हो रखा, नॉर्मल जो होता है ना पहाड़ों पे वही हो रखा पीछे एक आध। मगर एक चीज़ मैंने देखी है, ऋषिकेश से लेकर देवप्रयाग के बीच में जहाँ भी लैंडस्लाइड होता है तो रिकवरी बहुत स्लो है। तो ब्यासी पहुँच गए दोस्तों फ़िलहाल हम, और लेफ्ट में आप जानते ही हैं ब्यासी से जस्ट पहले कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की टनल का काम चल रहा है। कर्णप्रयाग रेलवे, यहाँ पर ब्यासी में रेलवे स्टेशन भी है। हाँ देखिए आप सामने, भाई साहब क्या शानदार व्यू है। तो रेलवे स्टेशन में बनेगा यहाँ पे। तो जो मेरे भाई बाद में यात्रा करने के लिए रेल से आना चाहे वो कर्णप्रयाग तक अपना रेल से आ सकते हैं। जो केदारनाथ जी जाएंगे वो रुद्रप्रयाग से अपना टैक्सी वगैरह ले सकते हैं। तो काफ़ी रोज़गार बढ़ेगा आपका हिल के टैक्सी ड्राइवरों के लिए। फ़िलहाल हम जहाँ से गुजर रहे हैं दोस्तों ये है तोता घाटी। तो बहुत स्मूथ ड्राइव कर रहे हैं फ़िलहाल, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप देख सकते हैं बड़े आराम चल रहे हैं हम, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लेके। तो कहीं कहीं मॉर्निंग में थोड़ा सा एक इशू रहता है कि सरप्राइजिंगली सड़क पे कोई पत्थर वत्थर पड़ा होता है ना, वो बिल्कुल आपको पास आके नज़र आता है, क्योंकि ये पहाड़ है। तो पहाड़ों पर मोड़ इतने होते हैं तो एकदम से सामने दिखता नहीं है। थोड़ा सा अगर आप मॉर्निंग में निकलते हैं तो आपको संभल के चलने की ज़रूरत है मोड़ों पर। तो 10 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है देवप्रयाग की, और कोई भी बीच में पेट्रोल पंप नहीं मिला है फ़िलहाल जो खुला हुआ हो। तो देवप्रयाग की सीमा में हम एंटर कर ही गए हैं और 1 घंटा 10 मिनट हो गया है हमें। तो आप मॉर्निंग में आओ ना तो आप 1.25 घंटे में लग जाते हो बड़े आराम से देवप्रयाग, और यही आप दिन में आओगे तो 1.25-2 घंटे लग जाते हैं आपको। तो पूरा 1 घंटा 15 मिनट में हम देवप्रयाग आ गए हैं। 65-70 किलोमीटर के आसपास हमने दूरी क्रॉस करी है, और देवप्रयाग में जो पंप है वो भी फ़िलहाल बंद है। तो ये नज़ारा है सुबह सुबह देवप्रयाग का, आप देख सकते हैं। 5:45 बजे के आसपास का टाइम है। अब मैं आपको दर्शन भी कराता हूँ। तो दोस्तों ये नज़ारा है सुबह सुबह देवप्रयाग का, आप देख सकते हैं।
कितना सुंदर नज़ारा है, बाइक ऐसा फील हो रहा है ना, क्या बताऊँ आपको मैं। ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। और ये कुछ घाट का दृश्य। अगर हम थोड़ा सा और 15-20 मिनट दोस्तों पहले आ जाते ना तो हमें यहाँ पे आरती भी देखने को मिलती। तो कुछ ये नज़ारा है फिलहाल देवप्रयाग का। घाट पर अभी वैसे लोग हैं। हाँ घाट पे लोग हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए स्नान कर रहे हैं सुबह। ये नज़ारा तो दोस्तों सुबह जो मैंने आप लोगों को दिखाया देवप्रयाग का। फिलहाल हम गुजर रहे हैं देवप्रयाग से, आप देख सकते हैं। तो मॉर्निंग में सब यहाँ उठ चुके हैं क्योंकि 5 बजे 5:30 बजे के आसपास 5-5:30 के आसपास यहाँ आरती होती है। तो सीधे चले जाएँ तो हम चले जाएंगे खाड़ी दोस्तों और चंद्रबंदनी मंदिर। फिलहाल हम हो गए हैं यहाँ से राइट। तो देवप्रयाग के बाद आप थोड़ी सी गाड़ी खींच सकते हो क्योंकि जो रोड आएगा श्रीनगर तक वो अच्छा आएगा बना हुआ। तो देवप्रयाग के बाद तो दोस्तों रोड बिल्कुल अच्छा है, आप देख सकते हैं सीधा सीधा है। जैसे मैंने हमेशा ही बोला है कि बहुत बढ़िया रोड है श्रीनगर तक। तो आज रोड की जो मेन क्वालिटी हमें चेक करनी है या जो मेन पैचेस हैं जो हमें चेक करना है वो करना है हमें धारी देवी से लेकर रुद्रप्रयाग के बीच में, जो हमेशा टूटा ही रहता है रोड नदी के कटाव के कारण। और दूसरा हमें चेक करना है दोस्तों रुद्रप्रयाग से चमोली के बीच में काम चल रहा है वो कितना कंप्लीट हुआ है। और तीसरा हमें चेक करना है, जो अंतिम हमें चेक करना है वो करना है जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ जी के बीच में कहाँ तक कंप्लीट हो गया काम। क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे लास्ट टाइम तो उस समय वहाँ पे कच्ची सड़क बिछी हुई थी, तारकोल नहीं बिछा हुआ था। वो भी चेक करना है कि वो कितना कंप्लीट हो गया। तो सूर्य उदय थोड़ा थोड़ा होने लगा है और आप देख सकते हैं दिन सा निकलने लगा है। तो देवप्रयाग से लेकर आपका जो ये 40 किलोमीटर की बेल्ट है श्रीनगर की, इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है ना। अच्छा रोड कंडीशन की बात कहूँ तो श्रीनगर हम पहुँचने वाले हैं और रोड बढ़िया बना हुआ है। ओल्ड हो गया है मगर बढ़िया बना हुआ है। तो 2 घंटे से भी कम समय में हम पहुंच गए दोस्तों कीर्ति नगर। फिलहाल यहाँ से श्रीनगर की जो दूरी है 4 से 5 किलोमीटर ही रह जाती है। तो दोस्तों ऋषिकेश से ठीक 2 घंटे में हम श्रीनगर पहुंच गए हैं। अब आप सोचेंगे कैसे पॉसिबल है कि 2 घंटे पहुँच गए। तो मैं आपको बताऊँ जो देवप्रयाग से 40 किलोमीटर की बेल्ट है श्रीनगर की, इस पर गाड़ी अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर लेती है 60 से 70 के बीच में। एवरेज स्पीड आराम से मेंटेन हो जाता है। जब आप लोग आएंगे तो आप लोग भी इस चीज़ को फील कर सकेंगे। श्रीनगर फिलहाल हमने क्रॉस कर दिया, बढ़ रहे हैं आगे के लिए। तो धारी देवी का मंदिर यहाँ से रह गया था, पीछे से 7 किलोमीटर दिखा रहे थे, यहाँ 9 किलोमीटर दिखा रहे हैं हम। और रुद्रप्रयाग 25 किलोमीटर फिलहाल यहाँ से। तो अब आगे आएगा दोस्तों माँ धारी देवी का मंदिर। सामने दोस्तों जो एक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ख़राब था पिछले 2-3 साल से। धारी देवी से जस्ट पहले है ये, मगर देखिए इसे बना दिया गया है फिलहाल। बरसात में रोड कटिंग की वजह से यहाँ से रोड बार बार कटती है। और ऐसे ही 2 से 3 पॉइंट हैं आपके माँ धारी देवी से रुद्रप्रयाग के बीच में। तो वो भी आज देख लेते हैं कि उनमें कितना काम हो गया है पहले के मुकाबले। तो एक ये पॉइंट है जो फिलहाल मरम्मत चल रही है इसमें। तो ऋषिकेश से यहाँ तक हमें ये पहला ही ऐसा पॉइंट मिला है हाईवे का जिसमें 1 बाय 1 गाड़ी निकलेंगी, क्योंकि एक बार में एक ही गाड़ी निकल पा रही है। तो मॉर्निंग में लंबी लाइनें नहीं मिलती, वरना तो यहाँ अब जैसे हम वापस जाएंगे आज तो वापसी में हमें पक्का यहाँ थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो कलिया सोट दोस्तों हम पहुँच गए हैं। यहाँ है माँ धारी देवी का मंदिर। ये एंट्री पॉइंट है लेफ़्ट साइड में। तो फिलहाल सुनने में तो यही आया है कि माता धारी देवी को शिफ्ट कर दिया गया है उनके पुराने मंदिर में। वो कहाँ शिफ्ट करा है ये मुझे अभी जानकारी नहीं है। तो पहले तो हम यहीं से जाते थे माँ धारी देवी के मंदिर के दर्शन करने के लिए ना। तो फिलहाल कलिया सोट हमने क्रॉस कर दिया है और अब आगे आएगा रुद्रप्रयाग। 2 पॉइंट हैं रुद्रप्रयाग से पहले जो ख़राब हैं, दिखाता हूँ आपको। वो पॉइंट है जिसका मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों से। अभी रोड को आगे देखिए आप, लेफ़्ट साइड में शिफ्ट किया जा रहा है कि हर बार बरसात में यहाँ बहुत ज़्यादा रोड कटाव हो रहा है।
शिफ्ट कर देंगे तो ये रोड कट ऑफ वाली प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो जाएगी थोड़ी सी। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट और है आगे, वो भी दिखाता हूँ आपको। एक पॉइंट और आ गया दोस्तों, ये तो बहुत ही बुरा हाल है फिलहाल, और ये ऐसे ही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैं आपको बता दूं फिलहाल रोड को पल्ली तरफ शिफ्ट करने की तैयारी चलती है, जिस वजह से अब इस रोड पे सिर्फ रास्ता सुचारू रूप से चलता रहे इतना ही काम किया जा रहा है, क्योंकि इस रास्ते को कई बार चौड़ा कर दिया गया, कई बार इसे बना दिया गया, बार बार हर बरसात में नीचे चले जाता है। तो ये 2 पॉइंट थे जो मैंने आपको दिखाया फिलहाल। अब आगे देखते हैं रोड कंडीशन कैसी है। रुद्रप्रयाग के बाद चमोली तक तो रोड बढ़िया है। रुद्रप्रयाग से पहले एक ये पॉइंट भी आएगा जहाँ पे चल रहा है टनल का काम, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट। तो राइट साइड से टनल से ट्रेन आएगी और देखिए लेफ्ट साइड में सामने टनल में चली जाएगी। तो पूरा कवर कर रखा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है यहाँ पे रेलवे का। अब इस टनल के वाले पॉइंट को क्रॉस करने के बाद रुद्रप्रयाग तक आपको रोड अच्छा मिलेगा, 3-4 किलोमीटर लास्ट का। तो जो मेजर पॉइंट्स हैं वो सारे माँ धारी देवी से रुद्रप्रयाग के बीच में है, जिसमें अच्छा खासा जाम लगने वाला है। इस साल भी स्लो रहेगा ट्रैफिक इस पॉइंट्स की वजह से, चाहे आप केदारनाथ जी जाओ चाहे आप बद्रीनाथ जी जाओ, दोनों ही रास्ते आपके रुद्रप्रयाग जाकर डाइवर्ट होते हैं। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग हम पहुंच गए हैं। यहाँ से लेफ्ट हो जाएं तो हम बाईपास पे चले जाएंगे। बाईपास भी आपको वहीं जोड़ेगा। मैं सिटी से जाऊँगा, मॉर्निंग का टाइम है तो सिटी से निकलते हैं। केदारनाथ जी जाने के लिए तो आपको लेफ्ट होके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपको सही पड़ेगा। अगर आप मॉर्निंग में भी आ रहे हैं तब भी आप वहीं से जाएँ, क्योंकि यहाँ से अगर आप जाएँगे तो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो ये है रुद्रप्रयाग का मेन बाज़ार। खाने पीने की भी अच्छी दुकान है यहाँ पे। जब दिन में हो जाता है ना, थोड़ा टाइम हो जाता है, तो फिर ये क्या करते हैं, सिटी में गाड़ी को नहीं आने देते बाहर की। आपको वाया बाईपास ही निकलना पड़ता है, चाहे आप केदारनाथ जी जाओ चाहे बद्रीनाथ जी जाओ। श्रीनगर से लेकर रुद्रप्रयाग के बीच में हमें टाइम लग गया काफ़ी। तो हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि रोड की कंडीशन ख़राब है थोड़ी सी। लास्ट के 20 किलोमीटर तो ज़्यादा ख़राब है। तो जो मेन टाइम आपको लगने वाला है ना, वो आपको लगने वाला है श्रीनगर से लेकर और रुद्रप्रयाग के बीच में। इसके बाद तो रोड आप देख ही रहे हो। अब यहाँ से लेकर आपको चमोली तक रोड ठीक मिलेगा। बीच में 1-2 पॉइंट आएंगे जहाँ पे काम चल रहा है या जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ होगा। रुद्रप्रयाग के बाद 2-3 किलोमीटर की बेल्ट है जो आपको ख़राब मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर रोड को चौड़ा करा जा रहा है। तो बढ़िया रोड हो गया रुद्रप्रयाग के बाद, आप देख सकते हैं। मैं ठीक 55 किलोमीटर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चल रहा हूँ, बड़े आराम से। रुद्रप्रयाग के बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि रोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये कर्णप्रयाग चमोली तक है। क्या बढ़िया रोड है, आप भी देख सकते हैं। आराम से 50-55 गाड़ी चल रही है और स्पीड भी ठीक ठाक मेंटेन हो रही है। अच्छा, मेन ये नहीं होता कि आपकी गाड़ी 50-55 जा रही है या 80 जा रही है। मेन ये होता है कि कितनी देर तक आप 50 पे चल रहे हैं, कितनी देर तक आप 40 पे चल रहे हैं, वही आपका एवरेज स्पीड मेंटेन करता है। अब 80 की स्पीड पे ले जाएं, फिर 20 पे ले आएँ, फिर 30 पे ले आएँ या फिर 40 पे ले आएँ, तो वो स्पीड अच्छी नहीं बनती वहाँ पे ना। अब 50 पे चलो और कंटिन्यू चलो, उसे मेंटेन करो स्पीड को, तो अच्छा खासा रास्ता कवर होता है। तो फिलहाल रोड तो बढ़िया है, आप देख सकते हैं। आगे आएगा भी कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग के बीच में जो रास्ता है वो सीधा सीधा सही है, मतलब ज़्यादा घुमावदार नहीं है, तो उससे क्या है जल्दी कवर हो जाता है। तो धौल तीर भी निकल गया पीछे और हम बढ़ रहे हैं लगातार आगे। चमोली 47, रुद्रप्रयाग 36 और 97 किलोमीटर मात्र रह गया है जोशीमठ। तो मुझे लगता है जोशीमठ तक पहुँचने में हमें 2.5 घंटे लगने चाहिए। और बद्रीनाथ हाईवे ज़्यादा बढ़िया बना हुआ है, कारण ये आपका रुद्रप्रयाग के बाद। तो देखा जाए तो रुद्रप्रयाग से तो केदारनाथ हाईवे बहुत बढ़िया बना हुआ है। हाँ, उसके बाद गुप्तकाशी से थोड़ी सी दिक्कत है, छोटा हो जाता है। उसका गुप्तकाशी बात तो बनाई थी इन्होंने, लगभग बना ही दिया होगा। वो भी अपडेट दे ही देंगे, वो भी अपडेट आपको देंगे जल्दी हम। कर्णप्रयाग से पहले मतलब 1-2 किलोमीटर ही रह गया कर्णप्रयाग। ये है हिस्सा खराब और लेफ्ट साइड में चल रहा है पुल का काम।
जो मुझे लगता है यात्रा से पहले हो जाएगा स्टार्ट। बस यही हिस्सा खराब आया है, कर्णप्रयाग से पहले। नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग के बाद आएगा नंदप्रयाग। टाइम बताया तो आपको हमें कितना लगा यहाँ तक पहुँचने? 3.5 घंटे। ठीक 3 घंटे 30 मिनट में हम ऋषिकेश से पहुँच गए 175 किलोमीटर गाड़ी चला के कर्णप्रयाग। तो फिलहाल जो एवरेज स्पीड आया 50 का आया है, और उसका जो मुख्य कारण ये है कि हम निकले मॉर्निंग में और हमने काफ़ी समय अपना बचाया। तो सीधे चले जाएँ तो दोस्तों हम चले जाएंगे नैनीताल, जो 223 किलोमीटर है, अल्मोड़ा 158, और लेफ़्ट चले जाएं तो हम चले जाएंगे कर्णप्रयाग, और राइट साइड में मैंने आपको बता ही दिया। तो सुबह सुबह कर्णप्रयाग का ये दृश्य, और हम हैं फिलहाल कर्णप्रयाग में। तो रुकते हुए चल रहे हैं, रेस्ट करते हुए चल रहे हैं बड़े आराम से। तो कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग दोस्तों हम क्रॉस कर रहे हैं फिलहाल। तो हमने यहाँ पे 5 से 10 मिनट एक ब्रेक लिया था, और इससे पहले जो ब्रेक लिया था वो लिया था हमने देवप्रयाग में। अब आगे नंदप्रयाग आएगा, उसके बाद आएगा चमोली, जो है यहाँ से 47 किलोमीटर कर्णप्रयाग से। थोड़ा रश भी कम है, मॉर्निंग में भी निकले हैं, तो इस चीज़ का बेनिफिट मिला है हमें। बेशक आज 23 फरवरी है, मगर मुझे मौसम देख के जो लग रहा है ना, अगर हमें बद्रीनाथ धाम तक जाने दिया तो मुझे नहीं लगता हमें बर्फ़ मिलेगी वहाँ पे। तो दोस्तों फिलहाल लंगासू गांव में हैं हम, और यहाँ पे एक फ्लाईओवर का काम चल रहा था, और मेरे ख्याल से वो हो गया है अब शुरू। जी हाँ, तो पहले हम जाते थे सामने से, देखिए इतना छोटा रास्ता था, और अभी शुरू हो गया ब्रिज, और सामने से घूम के आते थे। तो एक चीज़ और है कि जितने भी ये फ्लाईओवर वगैरह, जितने भी ये ओवरब्रिज वगैरह ये स्टार्ट हुए हैं, इनसे ना कम से कम मेरे हिसाब से अभी तक मैंने देख रहा हूँ जो 4 से 5 किलोमीटर का फ़र्क तो पड़ा है। मगर अभी इन्होंने बोर्डो वगैरह में ठीक नहीं किया है, तो मुझे लगता है 4-5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा है। फिलहाल हम नंदप्रयाग में एंटर कर गए, मगर अभी नंदप्रयाग आया नहीं है प्रॉपर पूरा। और रोड्स देखिए कितनी बढ़िया है, ज़बरदस्त लग रही है बिल्कुल। तो ऐसा मुझे अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। नंदप्रयाग हम पहुंच गए हैं कि बद्रीनाथ यात्रा में कोई रुकावट आने वाली है उस वजह से, जिस वजह से जोशीमठ में जो धसावट हो रही है उस वजह से। तो ऐसा मुझे कुछ अभी तक लगा नहीं है। हाईवे पे नॉर्मल जैसे पहले काम चल रहा था वैसे ही काम चल रहा है। 62 किलोमीटर जोशीमठ रह गया दोस्तों यहाँ से। बाकी तो मैं जब जोशीमठ क्रॉस करूँगा तभी पता चल पाएगा कि कैसा रहेगा इस साल यात्रा का प्रेशर। तो फिलहाल हैं हम नंदप्रयाग में। अच्छा, सड़कों की अगर बात करी जाए तो लास्ट ईयर से स्मूथनेस थोड़ी कम हुई है, उतनी स्मूथ नहीं है सड़कें जितनी लास्ट ईयर थी। तो व्यू देखिए आप सामने, क्या ज़बरदस्त है। तो मैं तो सोचा था बर्फ़ मिलेगी नहीं, मगर मुझे लग रहा है मिलेगी, चोटियों पर अच्छी खासी बर्फ़ मिलेगी। ये पूरे रूट पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो चलता रहता है, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है कि भाई कहीं कटाव हो रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हुआ है।
तो अगर माना जाए तो 100 में से 5 से 6% ही रह गया है जहाँ पे रास्ता आपको ख़राब मिलेगा। बाकी 90+ % आपको रूट मिलेगा बढ़िया। फ़िलहाल तो यहाँ तक बता रहा हूँ मैं आपको। नंदप्रयाग क्रॉस कर दिया, चमोली आने वाला आगे। अब मेन रूट जो है वो जोशीमठ से लेकर वहाँ तक का है, आपका बद्रीनाथ जी तक का। तो उसे देख के बताते हैं कि उसमें कितना काम हो गया। चमोली से पहले इस पर काफ़ी टाइम से काम चल रहा है और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। 2 बार हमने 2 सीज़न में हमने कवर किया। 2021 में भी कवर किया था बद्रीनाथ और 2022 में भी कवर किया, 23 में भी कवर कर रहे हैं। इस रूट पे जो ये पॉइंट है ये तीनों वैसे के वैसे ही हैं जैसे ये पहले थे। मुझे ऐसा लगता है कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जाम लगता है, उनको पहले रिकवर करने की ज़रूरत है। सामने देखिए चमोली शहर, तो उनको पहले रिकवरी करने की ज़रूरत है कि भाई इनको पहले इनको ठीक किया जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या दिक्कत है, एक बार में एक गाड़ी निकलती है तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। और अभी तो बिल्कुल खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, यात्रा नहीं चल रही। मगर जब यात्रा चलती है तब दिक्कत बढ़ती है। चमोली पहुँच गए दोस्तों हम। गोपेश्वर के लिए लेफ्ट और 130 किलोमीटर है यहाँ से केदारनाथ जी वाया चौपता। बद्रीनाथ जी 94 और गोविंद घाट 69 किलोमीटर रह गया मात्र यहाँ से। तो ये है चमोली शहर और हम जाएंगे ऊपर से नीचे चले जाएं तो मैंने आपको बताया केदारनाथ जी और गोपेश्वर। तो चमोली शहर क्रॉस करते ही फिर से आपको पक्का रोड मिल जाएगा। जो सिटीज़ है ना उनमें अभी भी पुरानी रोडें बनी हुई हैं, चौड़ीकरण उनका हो नहीं सकता क्योंकि दुकानें हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पेट्रोल पंप के लिए आप सोचेंगे पेट्रोल पंप के बारे में नहीं बताया, तो पेट्रोल पंप पूरे मिलेंगे आपको यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था अपनी, पेट्रोल पंप का कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मॉर्निंग में सुबह 6 बजे तक खुले हुए बहुत कम मिलेंगे। ऋषिकेश तो मिल जाएगा इक्का दुक्का, मगर इन बीच हाईवे पर नहीं मिलेगा 6 बजे के बाद। 7 बजे अब जैसे हम कीर्तिनगर थे तब कीर्तिनगर का पेट्रोल पंप खुला हुआ था और आपका श्रीनगर के भी पेट्रोल पंप खुले हुए थे। तो 9 बजने में 5 मिनट हैं, यानी हमें 4.5 घंटे होने वाले हैं और हमने 207 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है अब तक। 207। बीच बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसको देख के लग रहा है कि यहाँ पे ना अगर इनमें सुधार नहीं हुआ तो ये 6 घंटे का सफ़र है। वैसे अगर आप ऋषिकेश से नॉर्मल ड्राइव करके जाते हो तो 6 घंटे में आप बड़े आराम से बद्रीनाथ जी लग जाओगे। थोड़ा जोशीमठ में आपको जाम मिलेगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा 1 वे का चक्कर रहता है, तो वहाँ अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा लग भी गया तो आप 7 घंटे पहुँच जाओगे। मगर ये बीच में जितने भी सिंगल पॉइंट है ना, अगर इनको रिपेयर नहीं किया गया यात्रा से पहले तो ये सफ़र 9 से 10 घंटे का भी हो जाएगा। तो 40 से भी कम किलोमीटर रह गए हैं अब जोशीमठ के। हम तो जब भी प्लेन्स के हिसाब से कपड़े पहन के आए हैं, क्योंकि आपको पता ही है हरिद्वार ऋषिकेश दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड रही नहीं, मगर यहाँ तो प्रॉपर अभी भी जाकटे, मफलर, टोपी, कैप सब चीज़ पहन रखी है लोगों ने। तो अभी तो हम गाड़ी में चल रहे हैं, कर्णप्रयाग उतरे थे, देवप्रयाग उतरे थे और काफ़ी अच्छी खासी ठंड थी। तो दिन में देखते हैं जोशीमठ के बाद क्या स्थिति है, ठंड ज़्यादा है या कम है, जो भी है। तो देखिए मैं लगभग जोशीमठ की सीमाओं में ही हूँ फ़िलहाल। तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि यहाँ पे ना रोड पे भी कोई ज़्यादा इफेक्ट आया हुआ है, आपका जो दसावट चल रही है उसका। अगर कोई रोड पे इफेक्ट आया होगा तो ही आपको मैं दिखाऊंगा। सुनने में आया था जयप्रकाश का जो ब्रिज है उस पर भी दिक्कत आई थी। हाँ, जो जोशीमठ से पल्ली पार जाता है उस ब्रिज में दरारें आ गई है, तो उसे कवर करेंगे आज, देखेंगे उसे कहाँ दरारें आई हैं। तो जैसा भी होता है आपको आगे दिखाते हैं कहाँ दरारें आई हुई हैं फ़िलहाल और उससे क्या यात्रा पे क्या असर पड़ने वाला है हाईवे पे। तो दोस्तों अब आगे आने वाला है पीपल कोटी। तो आप लोग सोचेंगे ये ब्लॉग बनाने का हमारा मकसद क्या था, इतनी जल्दी हमने बना दिया। हाँ, 1 से 1.5 महीना पड़ा हुआ है यात्रा में।
जैसे कि आपने देखा पीछे जो जोशीमठ में हुआ, उस वजह से हुआ क्या कि मैं मानता हूँ जो हुआ वो सही दिखाया गया, मगर कुछ लोगों ने सही को भी गलत दिखा दिया। जैसे कि ओली को भी इस चपेटे में लिया गया। इस वजह से क्या हुआ कि हर साल जो लाखों पर्यटक पहुँचते हैं ओली, वो हज़ारों में भी पहुँच पाए। इतना घबरा गए वो, क्योंकि इतना नेगेटिविटी फैलाई गई ओली को लेकर भी। मैं जोशीमठ की बात नहीं कर रहा, मैं ओली की बात कर रहा हूँ। बहुत बुरा हाल हुआ। देखिए, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ की दुकानदारें, यहाँ के छोटे मोटे गाँव के रास्ते में जो पड़ते हैं, यहाँ जो शॉप्स पड़ती हैं बीच बीच में, होटल पड़ते हैं, ये पूरी तरीके से डिपेंड है टूरिस्ट पे ही। आपने वीडियो भी देखी होंगी, बहुत कम दिखाई गई है खैर वो वीडियो, जिसमें गाड़ी वाले काफ़ी रो रहे थे कि हमारी इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं निकल पाई है क्योंकि ओली में टूरिस्ट नहीं आ पाया नेगेटिविटी की वजह से ज़्यादा। तो दोस्तों फिलहाल हम पीपल कोटी पहुँच गए और ये है पीपल कोटी। तो बात कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे आकर गए हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था कि ओली में भी कोई दिक्कत थी। ओली में कोई दिक्कत नहीं थी। एक नीचे जोशीमठ में जो ट्रॉली ऊपर जाती है उसमें दरार आ गई थी, जिस वजह से मेन ट्रॉली जो है, जो एशिया की सबसे बड़ी ऊपर तक ड्रॉप वे जाता है, वो बंद था। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पूरा सीज़न निकल गया, टूरिस्ट नहीं आए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए ये साल निकालना। तो मेरा कहने का मतलब बस यही था कि हम लोग नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैला देते हैं ना, जिसका असर हम पे कम पड़ता है। हम पे तो पड़ता ही नहीं घर, मगर उन लोगों को पड़ता है जिनकी रोजी रोटी है, जो पूरा साल इंतज़ार करते हैं। अब ऐसे ही यात्रा को लेकर भी काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं कि जोशीमठ में ये हो गया तो बद्रीनाथ यात्रा शायद नहीं चलेगी इस साल। ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो पीपल कोटी दोस्तों हमने क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन होटल है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे रुक सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था अपनी, और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं यहाँ पे। और ये लेफ्ट में जो है, इस होटल का नाम बताया तो मैं, उदय पैलेस, इसमें हम रुके थे जब हम बद्रीनाथ जी के दर्शन किए थे हमने। पीपल कोटी के बाद भी आपको चौड़ाई रोड मिलने वाला है। लास्ट में जाके 20 किलोमीटर के आसपास मेरे ख्याल से हो जाएगा आपका रोड चौड़ाई में छोटा। सामने व्यू देखिए भाई आप, ओह तो बर्फ बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है हमें इस बर्फ़ की वजह से ये हनुमान चट्टी से ही वापस कर दें। पीपल कोटी से 33 किलोमीटर दूरी है जोशीमठ की। इसे कवर करने में तो 1 घंटे के करीब भी लग जाता है कई बार जोशीमठ तक। जब सीज़न चलेगा तो पूरा 1 घंटा ही लगेगा। ये जो पॉइंट आया ना, ये इस पर चल रहा है कई साल से काम। और आपको याद होगा 2020 में बारिश से बह गया था, तो वो यही जगह है, शायद बारिश में बह गया था, तो दोबारा से बनाया जा रहा है। मैं इस चीज़ के लिए कह रहा था कि बरसात आने से पहले इन सब चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए, वरना यात्रा में जाम के कारण बनेंगे ये बढ़िया वाले। इतना भयंकर पत्थर था, अगर लग जाए ना नीचे तो यही यात्रा हो जाएगी आपकी। तो एक टनल आ गई है और हम इस टनल से अब गुजरेंगे अंदर से। तो पाताल गंगा को हम अब करेंगे क्रॉस। तो हम आ गए हैं लगभग 20-22 किलोमीटर पीपल कोटी से, और अब रोड की जो चौड़ाई है वो पहले के मुकाबले हो गई कम। तो 13 किलोमीटर जोशीमठ और बद्रीनाथ 57 किलोमीटर, यानी आपका 44 किलोमीटर रह जाता है जोशीमठ से बद्रीनाथ। तो हम गुजर रहे हैं अभी एनटीपीसी के तपोवन डैम के पास से, जिसको मुख्य कारण बताया जा रहा है। ये देखिए, महिला बच्चे को कमर से बांध के तब काम कर रही है। जो डैम बन रहा है इसी को मुख्य कारण बताया जा रहा है जोशीमठ में जो दिक्कतें आ रही हैं।
दरारें पड़ रही हैं जो। जो आपको ये रोड कच्ची दिख रही है ना, इस पे अभी इन्होंने मिट्टी और बजरी बिछा रखी है। यात्रा से पहले इस पर बढ़िया करके तारकोल बिछ जाएगा और ये उसी की तैयारी चल रही है फिलहाल। मगर इस रोड पर ट्रैक्शन इतना बढ़िया आ रहा है ना गाड़ी का, तो हल्के एक्सीलेटर में गाड़ी चल रही है आराम से। तो जोशीमठ से 13 किलोमीटर पहले से रोड थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि इसको चौड़ा करके इस पर तारकोल की रोड बिछाने का काम चलने वाला है। तो रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है फिलहाल यहाँ भी जाम लगे। और जोशीमठ से आपका जो वो ब्रिज है, कौन सा वाला, जयप्रकाश वाला, वहाँ तक भी बहुत लंबे जाम लगे। तो इस पर उन्होंने, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इससे ना ध्यान दिया है। तो दोस्तों जोशीमठ हम पहुँच गए हैं और हमें ठीक 5.5 घंटे लगे हैं। जोशीमठ पूरा प्रॉपर तो पहुँचे नहीं, भी 1 किलोमीटर करीब है, ये कि एंटर हो गए जोशीमठ में। तो 5.5 घंटे लग गए मेरे ऋषिकेश से जोशीमठ तक। किलोमीटर की बात करूँ तो 254 किलोमीटर पड़ा है हमें ऋषिकेश से जोशीमठ। रास्ते को तय करने में हमें लगे 5.5 घंटे, ठीक 5.5 घंटे। एवरेज स्पीड आया मतलब 40 से 45 के आसपास। तो जोशीमठ से पहले पीपलकोटी के बाद लास्ट के 13 किलोमीटर रोड पे चल रहा है काम, जो 2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। उसी वजह से लग गया टाइम, वरना तो हम मेरे ख्याल से 10 मिनट पहले पहुंच जाते। बाकी रोड आपकी ऋषिकेश से लेकर जोशीमठ तक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सही बताऊं, हम जोशीमठ पहुंच भी गए हैं और मुझे ऐसा कोई भी पॉइंट अभी तक नज़र नहीं आया इस हाईवे पे जहाँ पे दरार आई हुई हो हाईवे पे और लग रहा हो कि रोड यहाँ से ख़तरनाक तरीके से धंस रही है। अभी तक मुझे नहीं आई है, या हो सकता है मुझे वो लोकेशन ना पती हो जहाँ पे दरारें आई है। दोस्तों यहाँ से राइट हो जाए तो 16 किलोमीटर चले जाएंगे हम औली, हम जाएंगे सीधा जोशीमठ। तो जो रोपवे की सुविधा है ना दोस्तों, वो भी यहीं से ऊपर आधा किलोमीटर आगे से। तो औली वगैरह अगर आप घूमना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं। कोई भी मुझे दिक्कत लगी नहीं हाईवे पे कि हाईवे में कोई दिक्कत है। और औली के बारे में भी कुछ नहीं सुना, हमारे कुछ जानने वाले भी होकर आए थे कि वहाँ पे कोई धंसने की दिक्कत है। जो भी है मेन दिक्कत वो शायद आपका जोशीमठ में ही है। तो 5.5 घंटे लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में। अब यहाँ से आगे कितना समय लगता है बताते हैं आपको। 44 किलोमीटर के आसपास दूरी बची है फिलहाल। दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं काफ़ी दरारें आ रखी हैं, ये बात सच है, ये सच है। राइट साइड में बहुत दरारें हैं और ये बिल्कुल जोशीमठ में एंटर होते ही पड़ा है सारा। और यहाँ भी देखिए कितनी दरारें हैं। और लेफ्ट साइड में जो मकान है उनको तोड़ा जा रहा है। ये होटल जो है ये भी पूरा धंस गया है। तो अब हम जिस पॉइंट पे चल रहे हैं ना, ये वही पॉइंट है जो धंस रहा है फिलहाल। ये मेन मार्केट, तो हम निकल गए अंदर सीधी वाली मार्केट से। नीचे से जाते हैं, जब वन वे हो जाता है तब नीचे से बेचते हैं गाड़ी को। तो पीछे पॉइंट में अच्छी खासी दरारें थी और वहीं से रोड भी बहुत ज़्यादा बैठ गई है। उसके बाद तो अभी मुझे कोई दिक्कत लग नहीं थी। तो भैया जयप्रकाश पुल पे हम पहुंच गए हैं और इसका ही सुनने में आया है कि इसमें भी दरार आ गई है। तो देखते हैं और आपको पूरा बना के दिखाते हैं वीडियो। इसमें दरार दिखाई गई है, देखते हैं कहाँ है दरार। ये रिपेयर कर दी गई दरार, आप देखो। तो बेस ठीक है, बेस में मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं, बेस बिल्कुल ठीक है, आप देखो। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात है नहीं। पिछली बार के मुकाबले ना सड़क काफ़ी बन गई है, पिछली बार कच्ची थी सड़क। तो फिलहाल आगे हुआ है ब्लास्ट वहाँ सामने, जिस वजह से सब यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ट्रैफिक रुका हुआ है। तो यहाँ से राइट हो जाए दोस्तों, हम चले जाएंगे हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के लिए। हम निकल गए सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए। जैसा कि मैंने बताया 6.5 घंटे में आप बड़े आराम से बद्रीनाथ जी तक पहुँच सकते हैं। इससे जल्दी कोई भी तरीका नहीं है पहुँचने का। मैं आपको बताऊँ ये सबसे कम टाइम है।